बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे 8 टू 9 PM ऑन वीनस टीवी मैं लेके आता हूं लाइव शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिस पे मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नज़र अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, कोई डिटेल या कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। अगेन जब भी कोई कॉल करे, हमारी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ जब कॉल करें अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में मूव कर दें या उसको कम कर लें, ताकि आपके कॉल या आपकी बात को आराम से हम सुन सकें और आपको बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकें। नाज़रीन, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए हमारा जो मकसद सिर्फ आप दोस्तों की या हमारे अजीज़ों की सिर्फ हेल्प करना, डायरेक्शन देना होता है। क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होती, डिटेल्स टाइम नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ एक डायरेक्शन या गाइडेंस देते हैं कि इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन एंड अगेन हमारा डिस्क्लेमर आपको या बार बार हम रिमाइंड करते हैं कि अगेन बेस्ट होगा कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप समझते हैं कि इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो आप अपने किसी भी सोलिसिटर के पास चले जाया करें, उसको डिस्कस कर लें ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नाज़रीन, काफ़ी सारे दोस्त ऑलरेडी वेटिंग पे हैं, तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ना ह्यूमन राइट में अपील जज ने फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने अलाउ की है। ठीक। तो 5 डे भी गुजर गए हैं, उन्होंने मैंने आज फोन किया तो उन्होंने अपील नहीं की मेरे खिलाफ। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने वो जज को भिजवाए थे वो क्या मेरे एड्रेस पे आएंगे कि मेरे सिस्टर के एड्रेस पे आएंगे, प्लीज के मतलब बता दें। ठीक, आपने अपील की, अलाउ हो गई। टाइम जो आपने कहा कि वो 5 डे होते हैं, सेकंड पार्टी को उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कोर्ट में हैं तो कोर्ट नॉर्मली आपके रिप्रेजेंटेटिव जो कि सोलिसिटर होगा या कोई भी अगर उसको वो अपोज करते हैं, वेरी कम चांस होता है कि क्लाइंट के एड्रेस पे हो, क्योंकि हमेशा जो रिप्रेजेंटेटिव या सोलिसिटर का जो एड्रेस होता है वो कोर्ट की नज़र में या होम ऑफिस की नज़र में काफ़ी सिक्योर होता है। क्योंकि अगर कोई भी सोलिसिटर होगा, अगर वो एक बंदा अवेलेबल नहीं तो उसका कम अज़ कम सेक्रेटरी, स्टाफ, दूसरा सोलिसिटर अवेलेबल होगा ताकि जो डिलीवरी है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन जो क्लाइंट होता है समटाइम अगर वो घर में ना हो तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सोलिसिटर के एड्रेस पे आएंगे, लेकिन ये कोई पेट रूल नहीं है। पॉसिबल है कि वो आपके एड्रेस पे आ जाएं, लेकिन आपको अपने सोलिसिटर से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए और वो बता देगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। वरना अगर 2 या 3 वीक के बाद तक नहीं आते तो आप कोर्ट को लेटर लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि जब हमने अपील की थी तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे हमने वो हेयरिंग बंडल के साथ लगा के जज को प्रेजेंट किए थे, वो अभी तक आपके पास हैं। प्लीज़ काइंडली आप इस एड्रेस पे इनको डिलीवर कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कल्बे आवास नकवी बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। हमने एक अजाइलम केस डाला था, ठीक। इसमें रिलीजियस की बुनियाद पे। ठीक। तो अभी उसको रिफ्यूज कर दिया था होम ऑफिस ने, फिर हम अपील में गए फर्स्ट ईयर में। ठीक। तो जज ने अभी फैसला एक दिया है, उसमें उसने अपने डिसीजन में लिखा है कि आई अलाउ द अपील अंडर द अजाइलम कन्वेंशन। दूसरा उसने लिखा है आई डिसमिस द अपील अंडर द क्वालिफिकेशन डायरेक्टिव। और तीसरा उसने लिखा है आई अलाउ द अपील अंडर द ह्यूमन राइट कन्वेंशन। ठीक। नो एनोनिमिटी ऑर्डर इज मेड। ठीक। तो इस सिलसिले में आपसे पूछना है कि ये क्या है। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने जब असाइलम जो भी अपने एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ हुई, कोर्ट में गए, अब जब आप कोर्ट में गए तो आपने 3 या 4 डिफरेंट ग्राउंड्स पे अपने केस को फाइट किया है।
आपने कहा कि जो हमारा केस है वो रिफ्यूज़ हुआ है इमिग्रेशन रूल्स के तहत, हमारा केस जो रिफ्यूज़ हुआ है उसमें ह्यूमन राइट्स को कंसिडर नहीं किया गया। हमारे केस में जनाब आपने जो असाइलम कन्वेंशन है उसको कंसिडर नहीं किया गया। जो चारों ग्राउंड थी या 3 ग्राउंड थी उस पे आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपका सोलिसिटर या आपके बैरिस्टर्स ने आपकी ग्राउंड्स या उसने अपनी सबमिशन सबमिट की थी। अब जज ने कहा कि नहीं देखें, आप ए में जो कि ह्यूमन राइट्स है बिल्कुल आपके साथ अगर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे ज़्यादती होगी, लेकिन बी में नहीं जाते, सी में अगेन आपको अलाउ हो गया। इसका शॉर्ट या कंक्लूजन ये है कि आपकी अपील अलाउ हो गई है। अब आप वेट करें या अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलें, वो आपको एडवाइस कर देगा कि फ़र्दर क्या स्टेप लेना है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। क्या हेलो अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो ये मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर इंडिया में रहती है काफी अरसे से। ठीक ब्रिटिश नेशनल है ठीक और इनके हस्बैंड जो हैं इंडियन नेशनल हैं ठीक और वो वहीं पर सेटल होना चाहती है। तो ये ब्रिटिश नेशनलिटी गिव अप करके इंडियन नेशनलिटी लेना चाहती है। ठीक। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ब्रिटिश इमिग्रेशन लॉज में ऐसी कोई प्रोविजन है कि बंदा एक बार इंडियन नेशनलिटी ले ले तो आ जा सकता है ब्रिटेन को? ये क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये ओवरसीज ब्रिटिश सिटीजनशिप ले सकती है आफ्टर गिविंग अप हर फुल ब्रिटिश नेशनलिटी? ये मेरे सवाल है, प्लीज एडवाइज मी। थैंक यू। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर ये अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी सरेंडर करती है, इंडियन दोबारा जाके नेशनलिटी अपनी वो रिवाइव करती है या उसको स्टेन करती है, तो क्या दोबारा यहाँ पे आ सकती है? ऑफ कोर्स, जैसे यूँ समझें कि कभी यहाँ पे आई नहीं, तब भी जो लोग हैं इंडिया में अगर वो यहाँ पे आना चाहें तो उनको विजिट वीज़े के लिए जो भी वीज़ा होगा वो लेके अपने यहाँ यूके में आ सकते हैं। सिर्फ रीज़न क्या होती है कि क्योंकि यहाँ पहले रही हैं, वापस जा रही हैं, अपनी नेशनलिटी को सरेंडर किया, लेकिन जब भी क्या होता है इमिग्रेशन रूल्स में या वीज़ा पर्पज़ के लिए कि जब भी आप किसी कंट्री में इंटर होना चाह रहे हों या इंटर होने का आप इरादा हो या जाना चाह रहे हों, तो आपको कोई ना कोई कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है अगर आपके पास उस कंट्री का इंडेफिनिट या नेशनलिटी ना हो। अगर वो सरेंडर कर लेंगी, दोबारा किसी भी कैटेगरी में आना चाहेंगी, येस ऑफ कोर्स उनको किसी भी विजिटर का वीज़ा पे भी आ सकती हैं। दोबारा अगर 5 साल 10 साल के बाद डिसाइड करती हैं कि येस मुझे अगेन यूके में सेटल होना है, तो उस वक्त की जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगी, लेट्स से वो बिज़नेस वीज़े में आना चाहती होंगी, कोई वर्क परमिट में आना चाहती होंगी, तो बिल्कुल वो आ सकती हैं। आके यहाँ पर अपना जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरे करते हुए दोबारा फिर सेटल हो सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि फर्दर लीव अप्लाई करने के लिए कितनी देर पहले करनी चाहिए दोबारा अप्लाई? किस चीज़ के लिए अप्लाई करनी है आपने? लीव मिली थी 3 ईयर की, तो दोबारा कितनी देर? ठीक, अगर किसी शख्स को डिस्कशन लीव मिले 3 साल की और उसने एक्सटेंशन अप्लाई करनी हो तो वो 28 डेज़ पहले किसी भी वक्त अप्लाई कर सकता है। जब वीज़ा ख़त्म हो रहा हो उससे 1 दिन पहले अप्लाई कर ले या 28 डेज़ तक जो भी जो टाइम आता है उसके दौरान जब चाहे वो एप्लीकेशन कर सकता है। आपके कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ यूरोपियन नेशनल थी। ठीक। हमारी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी 4 माह पहले मैंने डिवोर्स फाइल की है। ठीक। तो अभी डिवोर्स मेरी हुई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब डिवोर्स हो जाएगी तो आगे मुझे क्या करना होगा? ठीक, अगर कोई शख्स यूरोपियन के डिपेंडेंट के लिए वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको 5 साल का वीज़ा मिलता है और 5 साल पूरे करते हुए उसने अपनी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है और ये इस्टेब्लिश करना होता है कि उन्होंने 5 साल इकट्ठे रहे और ड्यूरिंग द 5 ईयर्स जो उसकी स्पॉन्सर थी, वाइफ या हस्बैंड जो भी यूरोपियन नेशनल था, उसने अपने 5 साल यूके में रहते हुए अपने टीटी राइट को एक्सरसाइज किया। अब आपके केस में 5 साल नहीं हुए, लेकिन उसमें ये एक अब प्रोविज़न आती है कि अगर आप का रिलेशनशिप 3 साल तक रहे और 3 साल के बाद अगर अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो जाए तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आपका जो रिलेशनशिप था वो वीज़ा मिलने के बाद 3 साल तक का था और उसके साथ साथ आपकी जो स्पाउस है उसने एटलीस्ट किसी भी 12 मंथ में अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज किया है।
या वो 12 महीने स्टूडेंट थी, फुल टाइम एम्प्लॉय थी, सेल्फ एम्प्लॉय थी, इन एनी सेंस एटलीस्ट 12 मंथ है। लेकिन अगर उसने पूरे 3 साल काम किया है तो उसका प्रूफ आप अपनी डिवोर्स के बाद अपने यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने पिछले साल अपने बच्चे के 7 ईयर्स के बेस पे अप्लाई किया था। 10 ईयर्स की बेस पे, 7 ईयर्स की? हेलो। जी फरमाइए भाई, 7 ईयर्स की बेस पे या 10 ईयर्स की बेस पे? हाँ जी, मेरा बच्चा यूके में पैदा हुआ था। पिछले साल फरवरी में मैंने 7 ईयर्स के बेस पे अप्लाई किया था। ठीक। और इन्होंने जो कि 2 महीने बाद रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। ठीक। तो पहले तो ये लोग काफी मतलब टेरी सोलिसिटर वाले काफी मतलब डिले करते रहे। इन्होंने हमारे वकील से अभी कॉन्सेंट लेटर साइन करवा दिया है 3 महीने पहले। ठीक। तो सर अगर उसमें वर्स्ट के सिनारियो में अगर हमें अपील देते हैं, अपील का हक देते हैं, अगर हमें फिर भी कहते हैं कि हम उसी डिसीजन पे कायम रहेंगे, तो अपर ट्राइब्यूनल के बाद भी आगे कुछ हमें प्रॉब्लम करेंगे? ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। अप्लाई किया, रिफ्यूज हो गया। मेरा ख्याल आपके केस में विदाउट राइट ऑफ अपील था। आपने उनको जीआर में चैलेंज किया हाई कोर्ट अपर ट्राइब्यूनल में। अब उन्होंने ट्रेजरी सोलिसिटर के साथ या आपके वकील के साथ उन्होंने एक कंसेंट ऑर्डर साइन किया है। उसमें ये कहा कि आप अपने जेआर को परसू ना करें, आप इसको होल्ड करें या विड्रॉ कर लें। हम अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपको वीज़ा देंगे तो वेल एंड गुड, अगर ना दिया तो कम अज़ कम हम आपको राइट ऑफ अपील देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिटी करता चलूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारी आजकल क्वेरीज हैं, कॉल्स हैं। हमारे खुद जो क्लाइंट हैं वो भी इस तरह के इश्यूज़ में काफ़ी बेचारे को प्रॉब्लम आ रही है। जब कोई शख्स या कोई पर्सन 7 ईयर्स की बेस पे वीज़ा अप्लाई कर रहा है, अगर तो उनको वीज़ा मिल गया वेरी गुड, या अगर उनको रिफ्यूज़ हो गया, राइट ऑफ अपील मिल गया, अगेन हम कोर्ट में जाते हैं, चैलेंज करते हैं, उसके बाद जज का डिसीजन आता है। लेकिन अगर किसी शख्स की रिफ्यूज़ होता है और विदाउट राइट ऑफ अपील रिफ्यूज़ करते हैं, तो फिर नॉर्मली हम खुद भी, मेरे ख्याल दूसरे सोर्स भी बिल्कुल, फिर उनको कहते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको, पहले हाई कोर्ट होता था, अब अपर ट्राइब्यूनल है, कि हम जुडिशियल रिव्यू में इसको चैलेंज करें। और उस वक्त हमारे 2 बेसिक क्लेम्स होते हैं। नंबर 1 कि हमारे क्लाइंट ने जो लॉ है उसके मुताबिक 7 साल यहाँ पे गुजार लिए बच्चे के साथ, और अब ये वापस जाके अपने होम कंट्री में सेटल नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा रीज़न बता रहे होते हैं कि अगर आप इनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं तो कम अज़ कम इनको राइट ऑफ अपील दें, ताकि हम कोर्ट में जाके ये जस्टिफाई कर सकें कि ऑफ कोर्स जो हमने क्लेम किया उसके मुताबिक इनको वीज़ा ग्रांट होना चाहिए। अब बहुत सारे केसेस में ये देखने में आया कि जब वो कंसेंट ऑर्डर साइन होता है तो उसके बाद होम ऑफिस वाले अपने डिसीजन को टर्न आउट करके वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। लेकिन अगर सम, बेशक वो 1 है या 1% या 5%, सम केस में वो उस कंसेंट ऑर्डर के बाद वो कंसिडर करते हैं, लेकिन वो फिर अगेन उसी डिसीजन पे कायम रहते हुए कहते हैं कि नहीं, आप वापस जाके अपने होम कंट्री में रीसेटल हो सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट राइट ऑफ अपील ग्रांट हो जाता है। अब उसका ये फ़ायदा है कि जब अपील ऑफ राइट मिलेगा, आप लोअर कोर्ट में जाके जज के सामने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, तो फिर जज का डिसीजन आपकी फेवर में आ सकता है। दिस इज 2 फैक्ट हैं। हमेशा जब कंसेंट ऑर्डर साइन होता है या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी सोलिसिटर या किसी भी कांट के कर रहे हैं, तो हमारा हमेशा ये 2 क्लेम होते हैं कि कम अज़ कम इनको वीज़ा दिया जाए, नहीं तो इनको राइट अपील दिया जाए, ताकि हम जज के सामने जाके अपने केस को फाइट कर सकें। तो ये फैक्ट है। आपके केस में भी साइन हो गया, वेट करें, अगर वो जो भी डिसीजन आएगा आपके या आपके सोलिसिटर को वो इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मेरी वाइफ जो है वो ब्रिटिश है, ठीक। और मेरा बेटा भी यहाँ पे पैदा हुआ है, वो भी ब्रिटिश है, ठीक। और मैंने 2 साल की बुनियाद के ऊपर जो है वो इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया है तकरीबन 1 हफ्ता पहले। ठीक। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि इसका आगे फर्दर प्रोसेस क्या होगा और कितना टाइम इसमें लगेगा, और मुझे ये बता दें कि ये जो बायोमेट्रिक के लिए अगर वो मुझे कहेंगे
तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे इंडेफिनेट दे दी है, इसलिए वो बायोमेट्रिक मांग रहे हैं। ठीक, तो प्लीज मुझे जरा सबसे मैं पहले जो आपका आखिरी सवाल है उसका जवाब दूंगा कि बायोमेट्रिक एक प्रोसीजर है। इसका मतलब ये हरगज़ नहीं कि आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया तो आपको वीज़ा ग्रांट हो गया। जब भी कोई अप्लाई करता है सबसे पहले होम ऑफिस वाले आपको एक्नॉलेजमेंट सर्विस करते हैं कि यस हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली। उसके बाद अगर आपने फ़ीस भेजी है तो वो कहते हैं यस हमने आपकी फ़ीस रिसीव कर ली, वो आपने जो भी मेथड यूज़ किया आपके अकाउंट से पता चल गया होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट दें और साथ ही साथ जो केस वर्कर है वो आपके केस को कंसिडर कर रहा होता है। तो सिर्फ फिंगरप्रिंट का लेटर आने से या फिंगरप्रिंट देने से उसके यस नो ग्रांट होने या रिफ्यूज़ होने पे कोई कंसर्न नहीं है। वो हर सूरत में हर बंदे को फिंगरप्रिंट आजकल मांग रहे हैं। नंबर 2 ये कि कितना देर लगेगी, अब शायद मैं कमेंट्स ना करूँ। नॉर्मली इस तरह के केसेस में 3 से 4 माह लगते हैं। प्रोसीजर कुछ भी नहीं, अब आपके पेमेंट हो गई है, फिंगरप्रिंट का लेटर आएगा, फिंगरप्रिंट दे दें। लेकिन साथ ही साथ अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होगी आपको कॉल कर लेंगे, लेटर लिख देंगे, वरना अब आपको वेट करना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी बात के लिए पूछना था। ठीक, उसको मैंने स्पाउस इंडिया से मंगवाया था। उसका वीज़ा ग्रांट हुआ था 14 अप्रैल 2012 को। ठीक, तो वो 1 मंथ के बाद यहाँ आई थी 14 मई को। ठीक, तो हम कब उसका अप्लाई कर सकते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो काम नहीं कर रही अभी। ठीक, तो जब तक आई वो काम नहीं किया। मैं काम करता हूँ, मेरे पे स्लिप है एवरीथिंग है ना। ठीक, ठीक, तो बेनिफिट कोई नहीं लिया। तो ठीक। ऐसा कोई मसला तो नहीं आएगा अभी जब और दूसरे भी B1 और लाइफ एंड के टेस्ट वो भी क्लियर किए हुए हैं। ठीक, तो अप्लाई करने में कोई मसला तो नहीं आएगा कि पूछेंगे जो काम नहीं किया इसने नेशनल इंश्योरेंस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो प्लीज प्रॉब्लम। बताना मेरे को। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें आप पे जो कंडीशन for सिर्फ ये है कि आपकी मिसेस को B1 पास करना है, लाइफ इन यूके टेस्ट उनको पास करना चाहिए, और एक और कंडीशन है कि आप जब इस रिलेशनशिप में हैं या उनके पास लिमिटेड लीव थी, उनको सवाए कोई चाइल्ड बेनिफिट के किसी किस्म के जितने भी बेनिफिट्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए था। ऑफ कोर्स आप लोगों ने कोई नहीं लिया किसी किस्म का बेनिफिट, आप काम करती हैं या नहीं करती, इससे उनके इंडेफिनिट एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, वो हाउसवाइफ हैं, काम नहीं करती, आप इस पोजीशन में हैं कि आप काम करते हैं, आप अपने आप को अपनी मिसेस को विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो होम ऑफिस को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। टाइम आपका ये है कि अगर वो 14 मई शायद मुझे बोला है, 14 मई को अगर वो आई हैं तो उससे 28 डेज़ के बाद जब मर्जी अप्लाई कर सकती हैं। अगर मैं शायद डेट के हिसाब से बोलूँ तो 14 मई से 28 डेज़ जो बैक होगा वो समथिंग 17 अप्रैल होगा। 17 अप्रैल के बाद 14 मई तक जो भी टाइम आता है जिसमें भी आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप एप्लीकेशन बाय पोस्ट भेज सकते हैं या अपनी सेम डे अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप अपनी मिसेस के साथ जाके सेम डे विद सोलिसिटर या खुद आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी वाइफ ब्रिटिश है और बच्चा ब्रिटिश है और मुझे उनके बिहाफ पे 3 साल का वीजा मिला था। ठीक। लिमिटेड लीव टू रिमेन का। ठीक। और मैं मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर था और मैं फुल टाइम काम कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली मेरी जॉब चली गई और मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ और मेरी एक्सटेंशन है नेक्स्ट ईयर जनवरी में। ठीक। तो जब मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा तो वो ये तो नहीं कहेंगे आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, और बिकॉज क्योंकि अभी पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ चूंकि ब्रिटिश है तो वो कौंसिल से वो ले रही है, लाइक हाउसिंग बेनिफिट ले रही है। तो क्या उसका कुछ मेरे केस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा? ठीक, सबसे पहले तो अप्रैल नेक्स्ट ईयर भी पूरा साल पड़ा है, इतना डिसार्ड ना हो, कोशिश करो कि भी पार्ट टाइम हो, अगर उसके साथ साथ किसी और जगह जॉब या उसी जॉब को फुल टाइम या किसी और जॉब के लिए अप्लाई करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको फुल टाइम जॉब मिल जानी चाहिए। सेकंड, इसका फुल टाइम पार्ट टाइम से आपकी नेक्स्ट एक्सटेंशन पे इशू नहीं आएगा एज़ फार एज़ आप किसी किस्म के बेनिफिट पे रिलाई ना करते हों। लेकिन अगेन यहाँ पे एक बिग डिबेट है कि अगर आप डिस्कशन लीव पे हैं, क्योंकि आप कोई भी क्लेम नहीं कर रहे, आपकी मिसेस कर रही है बच्चे की वजह से,
जो आपको वीज़ा मिला था वो इस वजह से मिला था कि आपका जहाँ पे बच्चा है वो ब्रिटिश है। अब आपका वापस जाने से आपकी जो फैमिली टाइज है उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसका आपके एम्प्लॉयमेंट से कोई कंसर्न नहीं था, ना को आपको उस वक्त के कोई थ्रेशोल्ड जो मेंटेनेंस है वो नहीं चाहिए। ये जनरल डिबेट्स है, लेकिन आइडियली हम अगर किसी बंदे के पास लिमिटेड लीव टू रिमेन हो तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि कोशिश करो कि किसी भी किस्म के बेनिफिट के अलावा अपने आप को सर्वाइव करो। जब आपके पास किसी पर्सन के बाद इंडेफिनिट हो, उसके बाद किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगेन जो आपका क्वेश्चन था कि क्या ये इफेक्ट करेगा पार्ट टाइम फुल टाइम, नो, इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला। एज़ फार एज कोशिश करो कि जितना भी हो सके आप अपने बेनिफिट को स्टॉप कर सको। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी 1.5 साल पहले मैंने और मेरी मिसेज ने, शी वाज द मेन एप्लीकेंट, स्टूडेंट वीजा खत्म होने वाला था, उसके बाद हमने एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था। 1.5 साल पहले की बात है। एंटरप्रेन्योर रिफ्यूज हो गया, अपील आई, अपील भी रिफ्यूज होगी। अभी हम केस विड्रॉ करना चाह रहे हैं और बैक होम जाना चाह रहे हैं। द क्वेश्चन इज के अभी मेरा पासपोर्ट बिटवीन दिस टाइम मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हुआ है। अभी आजकल क्या सिलसिला चल रहा है कि मुझे मेरा पासपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? कोई बोल रहा है एयरपोर्ट में मिलेगा, कोई बोल रहा है होम ऑफिस बुलाएंगे, कोई बोल रहा है लॉयर के पास आएगा। और दूसरा सवाल छोटा ये था कि अभी जाते हुए बिकॉज वी वर लीगल बिकॉज अभी केस पेंडिंग में था, जाते हुए ऐसा क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेके जाएं जो हमें फ्यूचर में अगर कभी आना चाहे तो वो बता सके कि हम यहाँ बिल्ली कर रहे हैं, इलीगल होकर नहीं निकले। ठीक 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 ठीक। आप अपने सोलिसिटर से बोलें कि वो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनको कॉल करें कि हमारे क्लाइंट ने डिसाइड किया है या उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि वो अपने केस को विड्रॉन करना चाह रहा है। और साथ ही साथ आप उनको इन्फॉर्म करें कि हम वॉलंटियर लीव करना चाह रहे हैं विद आवर ओन एक्सपेंसिव, खुद अपने टिकट बाय करना चाह रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को जब वो इन्फॉर्म करेगा तो फिर जो लोकल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होगा वो आपको बताएगा कि आप साइन करने के लिए वहाँ पहुँचें, और वहाँ पे वो आपको बताएंगे कि आपका पासपोर्ट कब कहाँ आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर आपने एप्लीकेशन की थी, पासपोर्ट उन्होंने आपका होम ऑफिस ने आपका अगर होल्ड कर लिया था, तो बिल्कुल आपका पासपोर्ट अभी भी होम ऑफिस की कस्टडी में है। जब भी आपने डिपार्चर करना होगा, आप अपने लोकल जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आप साइन करेंगे और आप उनको बताएंगे कि हमने अपनी टिकट बाय कर ली है, ये हमारा शेड्यूल है, तो बताएं एयरपोर्ट पे किस वक्त कहाँ से किस काउंटर पे मिलेगा। लेकिन जो पासपोर्ट है वो आपको चेकिंग करने के बाद इनसाइड पे वो नॉर्मली आपको हैंड ओवर करते हैं, लेकिन आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना होगा ताकि वो तमाम चीज़ों को प्रॉपरली एंड अकॉर्डिंग द शेड्यूल अरेंज कर सकें। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था कि आप पे इफेक्ट क्या करेगा, इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि आप वॉलंटियर लीव कर रहे हैं, अप्लाई किया था, कोई किस्म का इशू नहीं। अगर आप इसके बाद जाके 1 साल के बाद कोई भी एप्लीकेशन करना चाहेंगे तो आपने जो ये लेटर लिखा होगा बिल्कुल आप दिखा सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमने अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, अपील की, पे केस पेंडिंग था, विड्रॉ किया, वॉलंटियर लीव किया, तो बिल्कुल आपकी फ्यूचर एप्लीकेशन में कोई असर नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं वो आपका ही प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपने एक बात की थी यूरोपियन जो नेशनल्स हैं उनके अगर रिलेटेड आपको वीज़ा मिलता है। मेरा एक दोस्त है, उसका इसी तरह 5 इयर्स का वीज़ा है, उसकी जो मिसेज हैं वो पोलिश हैं। ठीक। दोनों के 2 बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब साथ रह रहे हैं। ठीक। अब मिसेज उसकी काम करती थी पहले जब उसने वीज़ा लिया था, अब तो वो नहीं करती, वो बेनिफिट ले रही है और ये टैक्सी चला रहा है। 2 साल गुजर गए हुए हैं, 2 साल में उसने कोई नहीं काम किया और मुझे नहीं लगता कि आगे भी उसने काम करना है। तो जब वो इंडेफिनेट की बारी आती है उसमें कोई एज इन कोई प्रॉब्लम होगी उन्हें, या उसको एक्सरसाइज मतलब वो आप कह रहे थे ट्रीटी राइट्स करने पड़ते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल वो कर रही है क्योंकि वो तो बेनिफिट ले रही है यहाँ पे। इसको जरा एक्सप्लेन कर दें मुझे, क्या कोई उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है जब वो अपना इंडेफिनेट के लिए जाता है? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप अभी 3 साल पहले के अंदाजे किसी दोस्त के बारे में शायद ना लगाएं, या उसको प्लीज़ एडवाइस करें कि बड़ा क्लियर लॉ है कि अगर आपको 5 साल का वीज़ा मिला है और आप इस 5 साल में 2 चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है। नंबर 1 कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सबसिस्टिंग है और द 5 ईयर्स आप इकट्ठे रहे, उसका जो भी प्रूफ, लेटर, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने जो उनके मिसेज हैं उसने अपने यूरोपियन ट्रीटी राइट को एक्सरसाइज किया।
अगर आपको लगता है या आपके क्लाइंट के जो दोस्त की लगता है सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, कभी भी वो काम करेंगी, तो मुझे लगता है कि शायद फिर 5 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये लॉ को फॉलो, जो उस पर कंडीशंस हैं उसको फॉलो नहीं करेंगी, तो फिर शायद ये है कि फिर उनको फर्दर 5 साल का वीज़ा लें या क्या करते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि मेरी जॉब आपको बताना कि लॉ ये कहता है, सो प्लीज़ एडवाइस करें अपने दोस्त को कि दे हैव टू बी अवेयर कि ये लॉज हैं, ये कंडीशंस हैं, ताकि जब वो अपनी फर्दर एप्लीकेशन करे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आई थी 2012 में जनवरी में। ठीक। तो मैंने आगे मई में शादी कर ली थी एक ब्रिटिश नेशनल से। ठीक। मेरी एज है तकरीबन 30 इयर्स और वो थे 73 के। ठीक। तो उस पे फिर हम लोगों ने अपना केस जमा करवा दिया था। मैंने 6 जुलाई को करवाया था 2000, जब ये 9 जुलाई को आ रहा था ना 5 साल का रूल, उससे पहले। ठीक। फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने एक लेटर लिख दिया। उनको अक्टूबर में मेरे फिंगरप्रिंट्स हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि हम सेपरेट हो गए हैं, तो हम इकट्ठे नहीं रह रहे हैं। ठीक। तो इस पे मैं बाय चांस, और मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी, कॉलेज ने भी फिर यूकेबीए को इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक। तो इसमें फिर बाय चांस वो किसी के घर पे आए थे, लेकिन मेरे से उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया। मेरा वीजा तो था 2.25 साल का, लेकिन इंटरव्यू वगैरह किया तो मैं कंफ्यूज हो गई। फिर वो मुझे पकड़ के ले गए और हस्बैंड का मैंने फोन किया तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैंने वहाँ पे फिर असाइलम कर दिया। ठीक। मैं डिटेंशन में रही तो 1.5 महीने में, लेकिन असाइलम तो उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने फिर मुझे जो था होम ऑफिस, उसने तो रिफ्यूज कर दिया हर चीज हमारी, लेकिन जो अपील का राइट दे दिया हमें। हमने जब अपर उसमें अपील की तो जज ने जो डिसीजन दिया ना, उसने कहा कि जो शादी है ना, असाइलम की जो अपील थी वो मैंने विड्रॉ कर ली थी। उसने कहा कि शादी जेन्युइन है और ये आर्टिकल 8 में अलाउ करता हूँ। इस डिसीजन के खिलाफ होम ऑफिस ने अपर कोर्ट में अपील की, लेकिन अपील उनकी रिफ्यूज हो गई। ठीक। उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया डिटेंशन से और फिर उन्होंने मुझे साइनिंग पे लगा दिया। ठीक। उसके बाद फिर ये था कि अभी तक मैं साइनिंग कर रही थी कि अक्टूबर में रह रही थी मैं वापस आके, मेरे हस्बैंड ने दोबारा उनको लेटर लिख दिया। हमारे थोड़ा सा आर्गुमेंट हुए, थोड़ा सा उसने लेटर दोबारा लिख दिया कि ये जब से रिलीज हुई है ना, मेरे पास तो आई नहीं है, और इसने मेरे से वीजे के लिए शादी की थी, और ये सारा इस तरह से उन्होंने लिख दिया उसको ना 3 पेजेस का। तो ये सारा लिख दिया। उसके बाद फिर तकरीबन वो मेरे से प्रूफ ऑफ एड्रेस डैलस कोर्ट वाले मांग रहे थे। अब आपका सवाल क्या है मैडम? उनको मैंने दे दिया प्रूफ ऑफ एड्रेस, लेकिन फिर अभी ये हस्बैंड से मैंने लेटर लिखवाया कि हम इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक। तो अब ये मुझे बताएं कि क्या करेंगे, मुझे वीजा देंगे या फिर शक में पढ़ के लेट कर देंगे सारा कुछ? ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। इसमें शायद मैं अब आपको क्या एडवाइस करूं, डिपेंड करता है कि वो इसको कितना वेट देते हैं हम उस वाले, क्योंकि आपका अगेन एंड अगेन रिलेशनशिप ब्रोक डाउन, रिलेशनशिप सेपरेशन या इन्फॉर्म करना इन राइटिंग में, ये आपके कोई फेवर में नहीं जा रहा। कंडीशन ये नहीं है कि सिर्फ आपको वीज़ा मिल गया तो ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपको वीज़ा भी मिल जाएगा तब भी आपने जो भी लीव आपको मिलेगी उसके मुताबिक आपने वो टाइम आपका रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट एक्सटेंशन तक के लिए भी सबसिस्टिंग होना चाहिए। अब लेटर लिख दिया है, वेट करें। हम ऑफिस वालों को मेरा ख्याल है कि वो बिलीव कर लेंगे, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर थोड़ा सा आर्गूमेंट हुए हैं, लेटर लिखा, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं हमारा रिलेशनशिप बन गया है, हम इकट्ठे हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम ऑफिस वाले आपके इस बात को मानते होंगे, आपको कोई लीव ग्रांट कर देंगे। लेकिन अब आप वेट करें या उनको कॉल कर लें कि प्लीज़ हमारे केस में जल्दी से जल्दी डिसीजन दें, ताकि हमारी प्रॉब्लम आ रही जो भी आपको काम करने की या रहने की, तो आप उनको लेटर या कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, आपका प्रोग्राम पहले तो बहुत अच्छा है, मैं काफी देर से देखता हूँ। थैंक यू। और सेकंड में 2 सवाल थे। मैंने पीछे शादी की थी यहाँ पे ब्रिटिश से, मेरी वाइफ ब्रिटिश है और मेरी एक बेटी है। ठीक। और मुझे 2.5 साल की लीव टू रिमेन मिली है यहाँ पे, लेकिन मैं जॉब कर, मैंने जॉब जब मिली तो उसके बाद मैंने जॉब फाइंड की, मैं 24 आवर्स की जॉब मिली फिलहाल। तो मैं 24 आवर्स की जॉब कर रहा हूँ
और मेरी वाइफ और मेरी बेटी जो है वो बेनिफिट, क्योंकि वो वाइफ को तो मेरे साथ उन्होंने वो कर दिया, उन्हें वो दे रहे हैं और मेरी बेटी को मेरे बेनिफिट ना। तो सेकंड उन्होंने कुछ मुझे भी 1 महीने के लिए दिए, लेकिन हमें पता नहीं चला। जब मुझे पता चला तो मैंने उन्हें बोला कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो इन्हें बंद कर दिया जाए। ठीक। तो फिलहाल अभी बंद हो गया है और आपसे ये पूछना था कि उसका मेरे आगे जब मैं करूँगा तो कोई फर्क तो नहीं, कोई मुझे उसका वो तो नहीं होगा? ओके, आपकी मिसेज के पास 2 साल का वीजा है या 2.5 साल वाला वीजा है? मुझे मेरी मिसेज ब्रिटिश है और मैं यहाँ पे उनकी बेस पे मुझे 2.5 साल की वो मिली है, 2.5 साल की मिली है। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया भाई। ये बात सुने, जब आपको जो नए लॉज हैं जुलाई 2012 के लॉ के मुताबिक आपकी जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो आपका और आपकी मिसेज का मिला के 18,600 पाउंड होना चाहिए। अगर आप साल में इतने पैसे नहीं कमा रहे हैं फिर आपकी जो फ्यूचर एप्लीकेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आप किसी किस्म के बेनिफिट अगर आपने मिस्टेकनली उन्होंने आपको दे दिए या आपने बंद कर दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फ्यूचर में कोशिश करें आप नंबर 1 चाइल्ड बेनिफिट जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, इंटाइटल हैं। लेकिन उसके अलावा किसी किस्म का आप बेनिफिट लेना चाहेंगे तो शायद आपकी फ्यूचर एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बेनिफिट से कोशिश करें अवॉइड करने की। लेकिन साथ ही साथ आपको जब आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो उसके लास्ट ईयर में एटलीस्ट आपको इस्टेब्लिश करना होगा कि आपकी इनकम 18,600 पाउंड है। अगर आप बेनिफिट ना भी लें लेकिन इनकम अगर कम हुई तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपनी कोई जॉब, सेकंड जॉब, पार्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हैं इसको फुल टाइम काम करने की कोशिश करें या सेकंड जॉब ढूंढें, या आपकी अगर मिसेज भी काम करती हैं तो दोनों की इनकम मिला के भी अगर होगी तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 2013 में मार्च में ना असाइलम किया था। ठीक है, तो मुझे उन्होंने डिटेन कर लिया था फास्ट ट्रैक पे डाल के, फिर मुझे उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं साइनिंग कर रहा था, तो मसला ये है कि मुझे अब 1 साल हो गया, अभी तक मेरा इनिशियल डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। अभी तक साल का डिसीजन नहीं आया? जी, इनिशियल डिसीजन नहीं आया। तो इसी दौरान मुझे किसी ने बताया था कि आप वर्क के लिए अलाउ परमिशन मांग सकते हो, तो मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, उन्होंने मुझे वर्क अलाउ कर दिया है बेसिकली। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि उन्होंने काफी चीजें, एक लिस्ट भेजी है SOL के नाम से कि आप सिर्फ ये ही काम कर सकते हैं। ठीक, तो वो तो काफी कैटेगरी, काफी हाईली प्रोफाइल लोगों के लिए इंजीनियर मांग रहे हैं, लेकिन मैं तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट की जॉब करना चाह रहा था। ये ऐसी जॉब मैं नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा सा मुझे आइडिया दें। ठीक है, लॉ ये कहता है कि अगर किसी शख्स का केस असाइलम में पेंडिंग हो और वो एटलीस्ट 12 महीनों के अंदर अंदर या पूरे साल तक भी उसका कोई डिसीजन ना दें तो फिर आप काम की परमिशन मांग सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी रेयर देखने में आया कि वो कंडीशन लगाते हैं, लेकिन आप उन्हें पता नहीं क्यों कंडीशन लगा दी कि सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, आपके लिए ओपन हैंड नहीं है। अगर आप इतने अगर क्वालिफाइड नहीं हैं, आप वो जॉब नहीं मिल रही, तो मेरे ख्याल ये कंडीशन कोई सूटेबल नहीं है। अगेन चेक करें क्या उन्होंने कहा कि ये काम आप कर सकते हैं या आप ये काम नहीं कर सकते। अगेन अपने किसी जो आपका सोलिसिटर है उससे डिस्कस कर लें कि उसका शायद कुछ ऐसा वर्ड लिखा हो, या समटाइम होता है बंदा ओवरलुक करता है या उसका मीनिंग ना समझ सकें, देख लें। लेकिन नॉर्मली ये कंडीशन लगाना कि आप सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिफिक जॉब कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिकली या आइडियली हो नहीं सकता। लेकिन आपके पास अगर काम की परमिशन है तो फिर आपके लिए ओपन होनी चाहिए, वरना दोबारा उनको कॉल करें, बोलें कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, ये जॉब मुझे नहीं मिल रही, मेरे लिए ओपन होना चाहिए ताकि मैं किसी किस्म की जॉब ढूंढ के अपने आप को सर्वाइव कर सकूँ। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद फिर अगेन कॉल ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यहाँ पे स्टूडेंट आई थी, तो मैंने यहाँ पे शादी किया, मेरे हस्बैंड के पास इंडेफिनेट है। ठीक। तो अब हम अपना केस अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 18,600 की तो रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हैं, बट उसमें स्लिप में जो 6 स्लिपें लगेंगी तो उसमें ये है 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट की लगती हैं उसमें 2 अभी कम है।
तो जून में मेरा वीजा खत्म हो रहा है, तो हम सोचे जितनी चार्ज स्लिपें हमारी बनी है तो हम उसके साथ अपना केस अप्लाई कर दें, और बाकी फिर जो मई तक 2 स्लिपें और हो जाएंगी तो फिर हम वो भी बाद में जमा करवा देंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पर आपके पास वीजा जून तक है, आप अब लेट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? सॉरी, आपके पास वीजा जून तक है? जी जी, जून तक है। ठीक है मैडम, 4 पे स्लिपों पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ के मुताबिक आपकी जो इनकम है, आपके जो स्पॉन्सर कर रहा है, आपके हस्बैंड की इनकम 18,600 होनी चाहिए पूरे साल के लिए। लेकिन अगर वो सेम एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं तो फिर आप लास्ट 6 मंथ की वेज स्लिप पे रिलाई कर सकते हैं। आप उसके 2 प्रूफ देने हैं, सोर्स ऑफ इनकम एंड द प्रूफ ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में ये है कि उनके पास वेजेस स्लिप्स हैं जो कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, और प्रूफ ऑफ इनकम आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है जो आपकी सैलरी है आपके हस्बैंड की उसमें जो क्रेडिट हुई है उसके साथ टैली कर रही है। तो ये दोनों चीज़ों को लगा के जब अप्लाई करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन को पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ये कहती है कि आप अपने अभी अप्लाई करना 2 पैसे पे बाद में देंगे जब केस पेंडिंग होगा, तो शायद इस केस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रैक्टिकली या हकीकतन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि आपके पास जून तक वीज़ा है, आप 2 महीने और वेट कर लें। जब आपके पास अप्रैल और मई की पे स्लिप भी आ जाए तो अगर बेशक आपका वीज़ा ख़त्म होने से 1 दिन पहले भी चले जाएं तब भी एक्सेप्टेबल है, या आप उससे 1 दिन पहले भी पोस्ट कर दें तो इसमें कोई लीगलिटीज़ नहीं है कि आपने क्यों लेट वीज़ा अप्लाई किया, आपकी शादी पहले हुई थी, ठीक है, आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे थे, आपको लेट करना पड़ा। लेकिन वीज़ा ख़त्म होने से अगर 1 दिन भी पहले अप्लाई कर दें, बाय पर्सन चले जाएं, बाय पोस्ट कर दें, तो दोनों सूरतों में वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आपको अपने केस के साथ 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और विजिट लगाना होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I'm calling regarding for my wife. Basically, I'm a British. I've just became a British citizen in January for the 10 years long residency. Right. And before that, I was on Tier 1 General, but Right. I didn't have to wait for the end of my visa because I was staying over here for 10 years. Right. So I applied for long residency. And I got married in 2011. Right. And then my wife came into this country under Tier 1 dependent on April 2012. Right. And I became... okay, what is your question, my friend, now? My question is basically my wife was given the 2.5 years visa as a indefinite leave spouse. Right. And in the meantime, I just became a British citizen. Right. And my question is, what would be the shortest time for her to become a... no problem. Thanks for your call, my friend. Okay. Thanks for your call, my friend. If you got indefinite leave to remain in the UK on the basis of long residence for 10 years and your wife came in the UK as your dependent before the July 2012, of course on to completion of the provision period for the 2 years, she is qualified to make the application. But the law said you make the application on the basis of 10 years, you granted the indefinite leave to remain, and your wife made the application under the FLRM and she granted 2.5 year visa. Now she completed her provision period for the 2 years. Now she is qualified to make the application indefinitely immediately. But according, I think the new regulation might be going to be effective from the first week of April. Then if you make an application after the April, then she again need to wait the 5 years. But my advice, you need to take an initiative as soon as possible. If you're making the application and before the 1st of April, of course she is entitled to make the application for indefinite leave to remain because she fulfilled the requirement to the probation period. Number 2, she came in the UK before the 9th July 2012 and you granted indefinite leave to remain. Of course she is qualified, but from the first week of April the law going to be changed, and then the time she spent under the point based system, it's not going to be considered for the 5 years time.
So make sure, try to make the application as soon as possible as far as you fulfill the requirement, which is 18,600 threshold. She passed the English test and you have to attach marriage certificate. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मुझे कोई अच्छा से सवाल का जवाब कोई नहीं मिला अभी तक। 5-6 बार मैंने फोन किया। मेरा प्रोग्राम अच्छा है, जवाब अच्छा नहीं है। नहीं, मैं नहीं है कोई अच्छा, मैं नहीं समझ गया कि क्या हो गया। अभी मेरा बच्चे पाकिस्तान में, मैं इधर ब्रिटिश हूँ, मेरा वाइफ भी ब्रिटिश है, मेरा 3 बच्चे और भी ब्रिटिश है इधर। फिर मैंने 6 महीने फिर एप्लीकेशन दे दिया इस्लामाबाद में। फिर 3 महीने बाद एक लेटर आया कि तुमने टैक्स पे नहीं किया, वो भी मैंने वापस लेटर ईमेल किया, भेज दिया। अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया मुझे कि मैं क्या करूँ। 6 महीने हो गए, 6 महीने टाइम दिया था। ओके, आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आपके 3 बच्चे यहाँ पे हैं और कितने बच्चे पाकिस्तान में हैं? वो 2 बच्चे, दो बच्चे। और आपकी मिसेज कहाँ पे है? वो भी इधर ही इंग्लैंड में, वो भी इंडिफिनिट लीव है, वो भी इंडिफिनिट वीजा है उसके पास। और बच्चों की एज क्या है जो पाकिस्तान में है? बच्चों की एज एक 18 है और एक 17, एक 15 है और एक 17 है। अभी 17 हो गया। ठीक, अब आपको समय क्या नहीं आ रही कि होम ऑफिस वाले वो डिसीजन नहीं दे रहे या कोई आंसर नहीं आपको वकील से ही दे रहा? कोई आंसर नहीं है। अभी 3 महीने बाद, वो जब मैंने एप्लीकेशन दे दिया 3 महीने के बाद एक लेटर आया कि तुमने टैक्स पेपर नहीं भेज दिया। वो भी मैंने भेज दिया, लेकिन दोबारा भी मैंने भेज दिया। तो अभी तक 6 महीने हो गए, अभी कोई जवाब नहीं मिला मुझे। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया भाई। अगर इसलिए आपको जवाब कोई शायद आपकी पसंद का नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी एप्लीकेशन अब जो ब्रिटिश हाई कमीशन जिस कंट्री में लगता है, पाकिस्तान में आप बता रहे हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पे आपने सबमिट कर दी। अब हमें हाई कमीशन के पास राइट है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या जो आपने क्लेम किया है, अगर आपने कहा कि मेरी इनकम इतनी थी, मैंने टैक्स पे किया, मैं सेल्फ एम्प्लॉय था, अब उनके पास राइट है कि वो आपसे फर्दर क्वेरी मांग सकें। या अगर आपने ये कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, ये वहाँ पढ़ रहे थे, इस वक्त उससे पहले नहीं आए, अब कुछ ये चीज़ें हैं इंटायरली मुझ पर डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपने क्लेम किया, अब उनके जो ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान में है वो आपके केस को, जो केस है वो कंसिडर कर रहा होगा। अब वो आपसे फर्दर क्वेरी मांग रहा, आपको 3 महीने पहले मांगी, आपने उसका रिप्लाई कर दिया। अब क्योंकि केस उनके पास पेंडिंग है, इसलिए कोई सॉलिसिटर शायद आपको कोई पेट या एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। हम सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? नंबर 1, आप उनको जहां से आपको मेल आई थी, जहां से फ़ोन आया था, जिस डिपार्टमेंट ने आपसे फर्दर क्वेरी मांगी थी, आप उनको कॉल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन की थी, 6 माह हो गए, कोई आंसर नहीं दे रहा है, बताओ मेरे केस में क्या जा रहा है। ये ओनली 1 ऑप्शन है, फ़ोन करने का, ईमेल करने का, लेटर लिखने का। इसके अलावा शायद कोई और मेथड नहीं है कि आपका किसी किस्म को उसको स्पीडी या फास्ट केस किया जाए। नॉर्मली इस तरह के केसेस में 3 माह लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेरी मांगनी शुरू कर दी, फिर फाइल उठा के उन्होंने सेट पे रख दी, चीज़ें आ रही होंगी, जा रही होंगी, लेकिन आप उनको लेटर लिख लें, कॉल कर लें, फ़ोन कर लें, तो कोई ना कोई आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। शायद इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं ना कर सकूं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई यार, एक मैंने एक सवाल पूछना था यार। असल मैं इस मुल्क में पैदा हुआ था। ठीक। तो मेरे अम्मी अब्बू जो थे वो सैर के वीज़े गए थे, तो मैं साथ चला गया। जब मैं 9 साल का था, मेरी अम्मी के पासपोर्ट के ऊपर मेरा नाम था, उसके ऊपर मुझे मेरी दादी ले आई। ठीक। तो दादी फोत होगी, दादा ही फोत हो गया, फिर मैं अंकल के पास रहता था, बड़ा हुआ। एनीवे, फिर 1998 में मैंने शादी कर ली थी। ठीक। तो मेरी एक बच्ची है, तो मैंने वो अप्लाई कर रहा था, लॉन्ग रेजिडेंट का अप्लाई करूं, कौन सा अप्लाई करूं? आपने 1988 में शादी कर ली यूके के अंदर? हाँ जी। और आपने वीजा किसका अप्लाई करना, अपना किसकी बात कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे अपने कर रहा हूँ। तो 98 के बाद आपने कुछ नहीं अप्लाई किया? मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया था हमारा भाई।
मैं काम करता हूँ अपना, मेरा अपना बिजनेस का काम कर रहा तो आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन 99 के बाद आपने यहाँ पे 16 साल गुजार लिए, या तुमने बताया कि 7 साल की। आपकी एज क्या है भाई इस वक्त? मैंने 22 साल गुजार दिए इस मुल्क में। ओके 1992 में आया था मैं। ठीक 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 ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया भाई। मेरा ख्याल है कि मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप किसी सोलिसिटर के पास जाएं, उनको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, और कोई मेरा ख्याल है कि बेस्ट होगा आपके लिए कि आप बाय पर्सन किसी को जाके मिलें, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के आपके केस में कोई बेस्ट एडवाइस कर सके। नॉर्मली ये था कि अगर आपने, ये पहले लॉ ये था कि आप जैसे माइनर आए थे, आप बिल्कुल उसको अप्लाई करते, आपको यहाँ पे सेटलमेंट हो जानी चाहिए थी। उसके बाद आपने 18 साल से बड़े हो गए, फिर लॉ ये था कि 14 साल की बेस पे अप्लाई कर सकते थे। अब लास्ट ईयर से 20 ईयर्स का रूल्स है, उस पर अप्लाई कर सकते थे। आपने 22 साल गुजार लिए। मैं थोड़ा सा शायद इसमें आंसर करते हुए या एडवाइस करते हुए इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा कि बेस्ट होगा कि आप पर्सनली किसी सोलिसिटर को मिलें, ताकि आपके कागजात को देखते हुए आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन की जा सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रियाज साहब, मेरे 2 सवाल हैं। जी फरमाइए। एक तो है कि मैं अभी जैसे मुझे 2009 में मैं आया था यहाँ पे, सैलम लिया था। तो सैलम के बाद मेरी वो लीव टू रिमेन मिली थी, लीव टू रिमेन फॉर 5 ईयर, वो खत्म हो रही है 15 दिसंबर को। रिफ्यूजी स्टेटस मिला था आपको? 2014 को। ठीक। तो इसमें मैंने पता करना था, अब मैंने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो इंडेफिनिट अप्लाई करूंगा, उसमें मुझे ये जो है 2 जो से वो कानून में आए कि वो जो जुबान का लैंग्वेज B1 और साथ उसके लाइफ इन यूके टेस्ट, ये दोनों देने पड़ेंगे या आपको 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस मिला था? आपको भाई 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस मिला था? जी मोहतरम जी। ठीक। बिल्कुल, जो भी शख्स यहाँ पे इंडेफिनिटली अप्लाई करता है उसको 2 चीज़ें इस्टेब्लिश करना पड़ती हैं। उसको लाइफ इन यूके टेस्ट करना पड़ता है और साथ ही साथ उसको इंग्लिश B1 पास करना है। लेकिन अगर कोई शख्स असाइलम की बेस पे या रिफ्यूजी स्टेटस पे सेटलमेंट पे जाता है तो ये दोनों चीज़ों से वो एग्जेम्प्ट है, उसको इंडेफिनिट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं हैं। लेकिन जब वो अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेगा तो ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ें उनको पास करनी होंगी। फिर इसलिए हम सम टाइम नॉर्मली एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि बेटर है कि अभी कर लें, ताकि अभी भी आपके काम आएंगी, जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करोगे तब भी काम आएंगी। डिपेंड आप पे, अगर आपके हालात हैं, टाइम है, बिल्कुल क्विकली करें, दोनों चीज़ें पास कर लें। लेकिन जो आपका सवाल है क्या इंडेफिनिटली ये मैंडेटरी हैं या नहीं, रिफ्यूजी स्टेटस से इंडेफिनिटली जब अप्लाई करें तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का साथ लगाना असेंशियल नहीं है, आप उसके बगैर भी अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके, ईमेल एड्रेस हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। तब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे 8 to 9 PM ऑन वीनस TV। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।